नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी किया जाएगा और इसके लिए सरकार बिल लाने वाली है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर बीजेपी पर निशाना साधा। फिर आपको बताएंगे एसआईआर पर दिए सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने कैसे निशाना साधा। करीब 4 करोड़ वोटर के नाम अभी जुड़ने बाकी हैं, जिस पर बीजेपी और एसपी ने वार पलटवार जारी है। साथ ही बात होगी कांग्रेस की दिल्ली में हुई रैली में पीएम मोदी के अपमान पर संसद से सड़क तक बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का स्टंट बता रही है। और फिर जानेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार कैसे संभाला है और कांग्रेस ने जहां निशाना साधा वहीं बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने के लिए संसद में नया विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून का नाम जी राम जी विधेयक रखा गया है, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। बीजेपी जहां इसे पहले मनरेगा कानून से बेहतर बता रही है, वहीं कांग्रेस ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म कर उसकी जगह एक नया कानून लाया जा सकता है। इस नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण होगा। कुल खर्च का 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार देगी। अभी तक मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र देता था और सामग्री का 75% खर्च भी केंद्र उठाता था, लेकिन अब जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी। नए प्रस्ताव के तहत हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को जो बिना स्किल वाला मैनुअल काम करने को तैयार है, उसे हर साल 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर ऐतराज जताया है कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से क्यों हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार का मकसद और मंशा क्या है, समझ नहीं आ रही। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बिल को लोकसभा के सदस्यों के बीच सर्कुलेट कर दिया गया है और इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल का मकसद विकसित भारत 2047 के विजन के साथ तालमेल बिठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मनरेगा योजना का नाम बदलने पर सियासी घमासान छिड़ गया है और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी सिर्फ नाम ही बदल सकती है, उसका काम वही है समाज को बांटना। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं टीएमसी नेता ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। इसका नाम बदल करके जी राम जी किया जा रहा है, तो इस पर किसी को भी एतराज़
नहीं है और हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। स्कीम वही है, लोगों को फ़ायदा उसी तर्ज पे पहुंचाया जाना है, फंड गवर्नमेंट ही को देना है। नाम के चेंज कर देने से, यानी किसी टाइटल का, किताब का टाइटल अगर बदल दिया जाए, उसका रंग रोगन बदल दिया जाए, तो मजमून पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से वो लोग हटा रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। एक तो बंगाल का जो हक का रुपया है तो वो नहीं देता, फिर हमारा ये पूरा बापूजी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम ये बिल से हटा रहा है, स्कीम से हटा रहा है, प्रोजेक्ट से हटा रहा है। वो नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरा विरोध करेगा। एसआईआर पर सीएम योगी ने बयान दिया कि अब तक वोटर लिस्ट में करीब 4 करोड़ वोटर कम है। यह बीजेपी के वोटर हो सकते हैं, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता इनका नाम जुड़वाने के लिए जी जान से जुट जाए। इसे लेकर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तंज कसा कि पीडीए प्रहरी की वजह से बीजेपी के वोटर कम हो गए। वहीं इस पर बार पलटवार भी देखने को मिला है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी करीब 4 करोड़ वोटर की कमी का दावा किया। सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर बूथ पर पूरी जिम्मेदारी से पात्र मतदाताओं का नाम लिस्ट में जोड़वाने के लिए जुट जाएं। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीएम योगी ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और इस तरह यूपी में वोटर्स की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नाम 12 करोड़ हैं। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, इस बात का मतलब ये हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में बीजेपी का जुगाड़ नहीं हो पाया। वोटर लिस्ट में सबूत के अभाव में हटाए गए नाम में 85 से 90% वोटर बीजेपी के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए, मतलब एसपी के पीडीए के आगे बीजेपी रेस से बाहर हो जाएगी। एसआईआर पर अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया, वैसे ही यूपी में एसपी गुंडा राज को यूपी के लोग कभी नहीं भूलेंगे। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित है, उनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। जैसे बिहार में आरजेडी को जंगल राज को लोगों ने नकार दिया है, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को कभी लोग नहीं भूलेंगे और इनकी कोई दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एसआईआर को लेकर कहा कि जब तक एक एक वोट न जुड़ जाए, तब तक ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो समय सीमा बढ़ाता रहे। ये विषय ऐसा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्र संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के मताधिकार को सुरक्षित रखे। तो जब तक एक एक वोट लोगों का जुड़ न जाए, तब तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि डेट बढ़ाता है। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि पीडीए सिर्फ विपक्ष की कल्पना है, सिर्फ कहने से किसी का भला नहीं होता। पीडीए उनका कल्पना है, पीडीए बोलने से नहीं पीडीए होता है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसके आधार पर हम काम करते हैं और पीडीए केवल कहने से नहीं होता, पीडीए पे कायम भी होना पड़ता है। सीएम योगी के एसआईआर पर बयान के बाद जहां अखिलेश ने सोशल मीडिया पर तंज कसा, वहीं एसआईआर को लेकर विपक्ष और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी के अपमान को लेकर संसद में सियासी संग्राम जारी रहा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की दिल्ली में हुई रैली में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र नारेबाजी की गई है, जिसे लेकर राहुल और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।
वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि रैली में किसने क्या कहा ये किसी को नहीं पता है। बीजेपी बगैर किसी बात का मुद्दा बना रखी है। देखिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। संसद में कार्यवाही शुरू होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। शोरगुल और अव्यवस्था के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जबकि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग भी की। इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी का अपमान हुआ। नेता प्रतिपक्ष देश से माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। वहीं पीएम मोदी के अपमान के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। कल रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने रैली की थी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस में सबसे पहले एसआईआर लागू होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की रैली में नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी ने कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के अपमान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस महिला नेता मंजू लता अपने विवादित बयान पर कायम है। वहीं इमरान मसूद का कहना है कि उन्हें नहीं पता किसने क्या कहा है। पीएम मोदी के अपमान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाया और पूछा है कि कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी। नारा किस नारे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं है। अपने आदमी खड़े करके नारे लगवाने लगते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं। तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो ईवीएम को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है। इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नवीन दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। शाह, नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस ने वहीं निशाना भी साधा है। कहा कि बीजेपी का असल कंट्रोल गृह मंत्री अमित शाह के ही हाथों में रहेगा। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी ने बिना चुनाव के ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। क्या कहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को गुलदस्ता देने के बाद में भाजपा का पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। बीजेपी ने सबसे युवा अध्यक्ष दिया है। जानते हैं कि बाकी पार्टी के अध्यक्ष कितने साल के हैं। नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 साल के हैं। वहीं एनसीपी में अध्यक्ष शरद पवार की उम्र 85 साल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की उम्र भी 55 साल है। वहीं टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी की उम्र 70 साल है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की उम्र 69 साल है। डीएमके में भी अध्यक्ष एमके स्टालिन की उम्र 72 साल है। नितिन नवीन के बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी घमासान भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी का असल कंट्रोल गृह मंत्री अमित शाह के ही हाथों में रहेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिना चुनाव के ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा। जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा, नड्डा जी बेचारे घूमते रहते थे अध्यक्ष बन के, काम करने वाला जो काम थे, डिसीजंस थे, निर्णय थे, वो अमित शाह लेते थे। अभी भी यही होने वाला। बीजेपी ने पवन खेड़ा के हमलों पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार और कांग्रेस का नाम लिए बिना निशाना साधा। तो एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर भाजपा ही बैठा सकती है। तो आज बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उनकी क्षमता से परिचित हूं, उनके समर्पण से परिचित हूं। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। 1 महीने पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वो पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए थे। बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में नितिन नवीन ने इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष नया दे सकते हैं, लेकिन आप विचार कहां से नया देंगे? आप कम्युनल हैं, सेकुलर नहीं हैं, आप कैपिटलिस्ट हैं, सोशलिस्ट नहीं हैं। अखिलेश के हमले पर पंकज चौधरी ने भी तीखा हमला बोला। पंकज चौधरी ने कहा कि पीडीए सिर्फ विपक्ष की कल्पना है जो अपने सहूलियत के हिसाब से होता है। विपक्षी पार्टियों के संगठन में ही पीडीए नहीं है। अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, अब विचार कहां से नया दोगे? आप कम्युनल हैं, आप सेकुलर नहीं हैं, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप सोशलिस्ट नहीं हैं। इन्हें याद करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय इन्होंने कहा कि हम सेकुलर रहेंगे और सोशलिस्ट रहेंगे, लेकिन आज जब जनता ने इतना भरोसा किया तो आप बताइए, ना आप सेकुलर हैं ना आप सोशलिस्ट हैं। देखिए, पीडीए एक उनका कल्पना है। पीडीए बोलने से नहीं पीडीए होता है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है उसके आधार पर हम काम करते हैं। और पीडीए केवल कहने से नहीं होता, पीडीए पे कायम भी होना पड़ता है।